गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है जुडिशियल सेपरेशन। मैं आपको जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि ये क्या है। बाकी जो इसके ग्राउंड्स है वो जब हम डिवोर्स कवर करेंगे उसके साथ ही इसको भी कवर दोबारा से कर लेंगे। जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट हमारे धर्मशास्त्रों में दिया ही नहीं था। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का ही कॉन्सेप्ट ये हमको दिया हुआ है। तो जुडिशियल सेपरेशन एक तरीके से हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को टूटने से बचाने का प्रोसेस है। एक तो प्रोसेस हमने आपको बताया था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, एक प्रोसेस तो वो भी है जो हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था। उसमें भी हम पार्टीज के बीच में रिकंसाइलेशन का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है, वो अपनाते हैं। डिवोर्स ना हो उससे पहले जुडिशियल सेपरेशन पार्टीज के द्वारा आपस में लिया जा सकता है। जिस स्पाउस को नहीं रहना है साथ में, वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिवोर्स ही और शी कैन अप्लाई फॉर जुडिशियल सेपरेशन। तो जैसे कि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो आपको बता रही है कि ईदर पार्टी में या तो हस्बैंड आ जाता है या वाइफ आ जाती है, दोनों में से कोई एक। तो अगर उनकी जो शादी है या तो इस एक्ट के आने से पहले हुई हो, यानी कि 1955 का जो एक्ट आया, अगर शादी उससे पहले हुई हो या एक्ट के आने के बाद शादी हुई हो, तो दोनों ही परिस्थिति में ईदर पार्टी क्या कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। और क्या क्या इसके ग्राउंड्स होंगे, किस बेसिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई करेंगे, ये दिया हुआ है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2। ठीक है, 13(1) और 13(2) में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं, ये वही ग्राउंड्स जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी हैं। मैं उन ग्राउंड्स का आज आपको सिर्फ एक व्यू बता देती हूँ, बाकी हम उनको लेंथ वाइज सेक्शन 13 में ही कवर करेंगे। मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, जिसके कारण जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के लिए लगभग जो एक ही ग्राउंड बना दिए गए हैं। लोग सोचते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन लेने के बजाय हम डायरेक्टली डिवोर्स ले लेते हैं, तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई सोचता ही नहीं है। बट ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है कि शादी टूटने से अच्छा पहले एक चांस दिया जाए कि शादी रिकंसाइल हो जाए। तो अब हम उन ग्राउंड्स को जो कि सेक्शन 13(1) और 2 में दिए हैं, उनको केवल उनका एक व्यू ले लेते हैं। बाकी हम डिटेल में, मैंने बताया जब हम डिवोर्स कवर करेंगे तो डिटेल में हम वहाँ पर उसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें देखिए ग्राउंड दिया हुआ है, एडल्ट्री का इसमें ग्राउंड दिया हुआ है। एडल्ट्री में क्या है कि वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन अदर देन द स्पाउस, मतलब अपने स्पाउस को छोड़कर किसी और के साथ अगर कोई संबंध बनाता है इधर पार्टी, तो वो एक एडल्ट्री का एक्ट माना जाता है और एडल्ट्री के बेसिस पे भी जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें ग्राउंड आता है वो होती है क्रुएल्टी का। अगर हस्बैंड क्रुएल्टी कर रहा है वाइफ के ऊपर या वाइफ क्रुएल्टी कर रही है हस्बैंड के ऊपर, और ये क्रुएल्टी जो है ये मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। क्रुएल्टी जैसे कि मार पिटाई, या मेंटल क्रुएल्टी की उसकी मानसिक जो स्थिति है वो इतनी बदतर बना देना कि वो एक नॉर्मल लाइफ न जी पाए, तो ऐसी स्थिति अगर पैदा कर दी जाती है तो उसको हम मेंटल क्रुएल्टी बोलते हैं। तो मेंटल क्रुएल्टी और फिजिकल क्रुएल्टी दोनों चीज इसमें आ जाती है। तो उस केस में भी कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है ग्राउंड वो है डिजर्शन। तो डिजर्शन मतलब अबंडन कर देना, छोड़ देना। स्पाउस जो है बिना किसी कारण के और बिना अपने स्पाउस की मर्जी के उसको छोड़ के चला जाता है। अगर ये डिजर्शन लगातार 2 साल तक हुआ तो फिर ईदर पार्टी एंटाइटल्ड हो जाती है डिजर्शन के ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 13 कवर करेंगे। उसके बाद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और यहाँ पर भी जुडिशियल सेपरेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड पे लिया जा सकता है। तो
जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है और रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती है। अनसाउंडनेस ऐसी होनी चाहिए जो इनक्योरेबल हो, जिसका कोई परमानेंट इलाज ना हो। तो नेक्स्ट इसमें जो ग्राउंड दिया है वो है कन्वर्जन का। तो अगर इधर पार्टी कन्वर्ट हो जाती है किसी और धर्म में, हिंदू धर्म छोड़कर वो मुस्लिम बन जाते हैं या क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो उस केस में इधर दूसरी पार्टी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए वो कोर्ट में जा सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है वेनरियल डिजीज। ऐसा डिजीज जो फैल सकता है, अगर इधर पार्टी को ऐसा कोई डिजीज हो चुका है जिससे कि फैलने की संभावना हो दूसरे पार्टी को, तो उस केस में भी जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा देखिए इसमें जुडिशियल सेपरेशन में पहले ये ग्राउंड नहीं था, लेकिन मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि अगर ईदर पार्टी जो है 7 साल के लिए उनका कोई अता पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसके बारे में बहुत रीजनेबल इंक्वायरी भी की गई और उसका कोई खबर नहीं है कि वो जीवित है या मृत है, तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है वो एंटाइटल्ड हो जाती है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेने के लिए कोर्ट से। पहले हमारे पास लेप्रेसी भी एक ग्राउंड हुआ करता था कि अगर इधर पार्टी को लेप्रेसी हो जाता था तो फिर उस केस में जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया जाता था, लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया है, तो इसको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। आपका जितने ग्राउंड मैंने अभी आपको बताए हैं ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में मेंशन्ड है। इसके अलावा कुछ 4 ग्राउंड्स और हैं जिसके बेसिस पे केवल एक वाइफ जो है एंटाइटल्ड है जुडिशियल सेपरेशन के लिए या फिर डिवोर्स के लिए, केवल वाइफ। इसमें हस्बैंड को राइट नहीं दिया गया है जुडिशियल सेपरेशन का और डिवोर्स का। 4 ग्राउंड्स है, वो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में। इनको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पहला ग्राउंड आता है वो है बाइगेमी। अगर हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर लेता है तो वो क्या कर सकती है, वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए या डिवोर्स की डिग्री के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती है बाइगेमी के केस में, केवल वाइफ। उसके बाद सेकंड इसमें जो चीज बताई गई है वो है अगर रेप या कोई अननेचुरल ऑफेंस, अगर हस्बैंड रेप का गिल्टी है या कोई बेस्टियलिटी और सोडोमी जो कि ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट द नेचर, अगर हस्बैंड ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है, वाइफ जो है जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स अपने हस्बैंड से ले सकती है। इसके बाद जो थर्ड क्लॉज आपका आता है इसमें सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में, वो कहता है कि अगर वाइफ के फेवर में सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट या फिर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और इस डिग्री के पास होने के मतलब मेंटेनेंस डिग्री के पास होने के 1 साल तक अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोहैबिटेशन नहीं होता है, तब 1 साल के बाद वाइफ एंटाइटल्ड हो जाती है जुडिशियल सेपरेशन या फिर डिवोर्स की डिग्री के लिए। इसके बाद जो चौथा इसमें ग्राउंड केवल वाइफ के लिए दिया है वो है अगर 15 साल से पहले उसकी शादी हो जाती है, लेकिन 15 साल अटेंड करने के बाद फिर 18 साल से पहले पहले अपनी शादी को रेपुडिएट कर देती है, तो ये कुछ एडिशनल ग्राउंड्स थे जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में दिए थे। जुडिशियल सेपरेशन का पहला क्लॉज है। सेकंड क्लॉज इसमें जो कहता है where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the court may, on the application by petition of either party and on being satisfied of the truth of statement made in such petition, assign the decree if it is considered just and reasonable to do so. अब एक बार कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दी है, ठीक है, जो जो ग्राउंड्स मैंने अभी बताया उनमें से किसी भी एक ग्राउंड के बेसिस पे, उसके बाद दोनों के बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं होगा। अगर कोहैबिटेशन हो जाता है तो ये डिग्री रिसाइंड हो जाएगी। जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के बाद क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले कि मैरिज खत्म नहीं होगी। जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के बाद मैरिज खत्म नहीं होती है।
डिवोर्स की डिग्री के बाद मैरिज खत्म हो जाती है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन क्योंकि ये एक तरीका है रिकंसाइलेशन का, तो इसीलिए यहाँ पर जो मैरिज है वो खत्म नहीं होगी। और अगर ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन ईदर पार्टी मैरिज कर लेती है किसी सेकंड पर्सन से, तो फिर वो एक बाइगेमी का ऑफेंस माना जाएगा। इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन में दूसरी शादी करना भी अलाउड नहीं होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स केवल वैलिड और वॉइडेबल मैरिज के केस में होते हैं, ठीक है। वैलिड और वॉइडेबल, वॉइड मैरिज का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो मैरिज वैलिड होगी तभी जुडिशियल सेपरेशन होगा और तभी डिवोर्स भी होगा। उसके बाद जैसे डिग्री मिल जाती है, हस्बैंड और वाइफ जो है अब वो दोनों फ्री हैं, जहाँ जहाँ वो रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जैसा रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की, तो दे आर नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर। इसके बाद उनका उनके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो है वो कोहैबिटेशन रिज्यूम कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि ये जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है वो रिसाइंड हो चुकी है। और इस दौरान जब तक जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है तो इसमें इधर पार्टी क्या है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है दूसरी पार्टी से। और इसके बाद जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं मैरिज के, वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन। तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई, ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन हो गया। अब पति पत्नी अलग हो गए, 1 साल से बिल्कुल अलग रह रहे हैं। तो 1 साल बाद ईदर पार्टी फिर अब अप्लाई कर सकती है डिवोर्स के लिए, क्योंकि उसके बाद तो ये माना जाएगा ना कि भाई अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, वो आगे भी अपना रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो अब ईदर पार्टी फिर क्या कर सकती है, कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। ईदर पार्टी फिर से अप्लाई कर सकती है कोर्ट में कि अब हम जो है रिज्यूम करना चाहते हैं कोहैबिटेशन, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और कोर्ट फिर क्या करेगी, एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी, सेटिस्फाई होगी कोर्ट कि वाकई में दोनों साथ रहना चाहते हैं, तो कोर्ट जो है अपनी डिग्री जो कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो पास की गई थी उसको रिसाइंड कर देगी। तो ये आपका जुडिशियल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट।